हेलो बच्चों, निशांस डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम P2 वाला जो टेस्ट सीरीज का पेपर हम सोल्व कर रहे थे पार्ट 1, उसी को आगे बढ़ाते हैं वीडियो सॉल्यूशंस में। अगला क्वेश्चन हमारा जो था 14 क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में बोला गया कि मैक्सवेल समीकरण क्या है। तो रेगुलर क्लास में हमने ये पढ़ा कि मैक्सवेल समीकरण विद्युत चुंबकीय तरंगों से संबंधित, मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल पूरा नाम इनका था। इन्होंने 4 समीकरणें दी। पहली समीकरण विद्युत क्षेत्र में गाउस का नियम है, E डॉट dA Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा Q भी लिख सकते हैं यहाँ पे। दूसरी जो समीकरण है वो चुंबकीय क्षेत्र में गाउस का नियम कहलाता है। बंद पृष्ठ के लिए समाकलन B डॉट dA इज इक्वल टू 0, अर्थात बंद पृष्ठ में चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठीय समाकलन का मान कितना करना है आपको? 0। तीसरी जो समीकरण इन्होंने दी वो फेराडे के नियम से थी, E डॉट dl लिखेंगे बंद पृष्ठ के लिए माइनस d5 अपॉन dt है। पर यहां पर ध्यान देना है थर्ड समीकरण में कि ये चुंबकीय जो फ्लक्स है वो B लिखा जा रहा है। यहां पर तो इधर विद्युत क्षेत्र रहेगा और इधर चुंबकीय फ्लक्स B लेना है आपको, फाई B मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लेना है। ये तीसरी समीकरण है। एम्पियर के नियम को संशोधित करके मैक्सवेल ने एम्पियर मैक्सवेल समीकरण दी। बंद पृष्ठ के लिए B डॉट dl का मान जो एम्पियर का समाकलन है, बंद पृष्ठ के लिए समाकलन B डॉट dl, इसको पढ़ेंगे कैसे आप? चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान म्यू नॉट सिग्मा I के बराबर बताया था। सिग्मा I को इन्होंने क्या किया? 2 भागों में बांट दिया, IC प्लस ID। IC को कंडक्शन करंट मतलब चालन धारा कहते हैं, जो आवेश वाहकों की वजह से होती है। और यहाँ पे ID जो है उसे डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं इंग्लिश में, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में विस्थापन धारा। ID विस्थापन धारा कहलाती है, एप्सिलॉन नॉट d5 अपॉन dt कहेंगे। और बंद पृष्ठ के या बंद वक्र के लिए सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान चालन धारा और विस्थापन धारा के योग और म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। इसको आप बोलकर ऐसे भी समझा सकते हैं। पर ये अगर एम्पियर मैक्सवेल समीकरण आ जाए बोर्ड में या मैक्सवेल की चतुर समीकरण आ जाए, दोनों का मीनिंग एक ही है। तो ये 14 क्वेश्चन हमने तैयार किया। 15 क्वेश्चन में पूछा था ओरस्टेड का प्रयोग क्या है। और ओरस्टेड ने 1820 में जो प्रैक्टिकल किया उसमें विद्युत चुंबकीय प्रभाव, धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव को प्रायोगिक रूप से समझाया। इसमें इन्होंने एक चालक तार काम में लिया। चालक तार के साथ में बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक को जोड़ा। चालक तार के नीचे चुंबकीय सुई को रखा। प्रैक्टिकल में ये एक परिपथ बनाया गया है। ये भी चालक तार है, ये बैटरी है, सेल या बैटरी कह सकते हैं इसको। बैटरी, कुंजी K1 और धारा नियंत्रक RH जोड़ा। जब कुंजी में धारा प्रवाहित नहीं करेंगे तो कोई विक्षेप नहीं होगा। कुंजी को बंद करेंगे, कुंजी को बंद करना, कुंजी को खुला रखना मतलब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं करना। तो जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होगी तो कोई विक्षेप नहीं होगा। जब कुंजी को बंद करेंगे आप, कुंजी को बंद करेंगे मतलब प्लग लगाएंगे, तो कुंजी को बंद करने पर धारा प्रवाहित होने लगेगी। यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी तो इसमें विक्षेप दिखाई देने लगेगा, चुंबकीय सुई हिलने लगेगी। इसको चुंबकीय सुई या कंपास कहते हैं। और जब आप ये बैटरी का कनेक्शन घुमा देंगे तो धारा विपरीत दिशा में अगर बहने लगेगी, ये यहाँ पे अगर इस परिपथ में धारा विपरीत दिशा में बहेगी तो जो विक्षेप इधर आ रहा था इसके विपरीत दिशा में विक्षेप प्राप्त होने लगेगा। तो इनका कहने का मतलब क्या था कि जब किसी तार से संबंधित या तार में धारा का मान प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहा गया। तो ओरस्टेड के प्रयोग में लिखा हुआ है जो चीज मैंने आपको समझाई। जब कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं होगा। कुंजी को बंद करके धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय सुई में विक्षेप होगा। बैटरी को घुमाकर धारा विपरीत दिशा में कर देंगे तो चुंबकीय सुई में विक्षेप पहले के विपरीत दिशा में प्राप्त हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल है। कहने का मतलब क्या था कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित करते तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इसी को ओरस्टेड का प्रयोग, और ओरस्टेड का प्रयोग किससे संबंधित था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित था। ये प्रैक्टिकल एक बार वापस देख लो आप। इसमें कुंजी खुली अवस्था में कोई विक्षेप नहीं है। कुंजी को बंद करेंगे तो परिपथ में धारा प्रवाहित होने लगेगी, चुंबकीय सुई में विक्षेप प्राप्त हुआ। और जब आप धारा को विपरीत दिशा में प्राप्त कर देंगे तो ये विक्षेप पहले की दिशा में विपरीत हो जाएगा। कहने का मतलब धारा प्रवाहित करने पर तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है।
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी दंड चुंबक को विक्षेपित करने पर थीटा कोण से आवश्यक बल युग्म की गणना करनी है। उसके आधार पर चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा देते हुए थीटा बराबर और 0 पर और 90 पर बल आघूर्ण की गणना करनी है। ठीक है, अब इसमें आप देखिए कि मान लीजिए कि चुंबकीय बल रेखाएं हमने इधर से इधर बना दी समझने के हिसाब से, नॉर्थ से साउथ जाती है वैसे तो ये नॉर्थ से साउथ। इसमें हमने एक छड़ चुंबक को रख दिया, यहाँ उत्तरी ध्रुव और यहाँ दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे इसकी ध्रुव सामर्थ्य आप कैपिटल M से ले सकते हो, ध्रुव सामर्थ्य। इसकी प्रभावी लंबाई 2L ले सकते हैं, L भी ले सकते हैं, प्रभावी लंबाई 2L ले सकते हैं। जब इस पर बल लगेगा तो इस पर बल लगता है M×B के रूप में। इस पर जो बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र में जैसे गणना की थी सेम वही कॉन्सेप्ट आपको अपनाना है। जब आप इस पर दो बल देख रहे हैं, बल F और F', तो ये दोनों बल जो है ये थीटा कोण पर है, तो ये दोनों बल मिलकर और बल युग्म मतलब बलों का जोड़ा बना लेते हैं और उससे बलागुण का निर्माण होता है। बलागुण 11th की फिजिक्स है, बल इंटू लंबवत दूरी को अपन बलागुण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक छड़ चुंबक को मान लिया, दंड चुंबक भी कहते हैं इसको। इसके लिए प्रभावी लंबाई 2L मानी और ध्रुव सामर्थ्य कितने मान लिए, कैपिटल M मान ली। ठीक, ये चित्र समझ में आ गया। चुंबकीय बल रेखाएं, छड़ चुंबक N और S, इधर बल F M×B, इधर बल F' माइनस M×B। ये बल F और F' बल युग्म का अर्थात बलागुण का निर्माण करेंगे। बलागुण की स्थिति क्या होगी, देखिए इसमें प्रत्येक ध्रुव पर M×B बल लगेगा। एक बल इधर लग रहा है और एक बल इधर लग रहा है, दोनों बल मिलकर बल युग्म का निर्माण करते हैं। इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हो और इसकी वजह से बलागुण बनेगा, बल इंटू लंबवत दूरी। टॉर्क इज टू बल इंटू लंबवत दूरी। अब लंबवत दूरी कितनी थी यहाँ पे, 2 sin थीटा की फॉर्म में आएगी। यहाँ पे F का मान रख दिया M×B, M और 2L को साथ ले लो, M 2L को साथ मिलाकर हम चुंबकीय आघूर्ण कह सकते हैं। ध्रुव सामर्थ्य को प्रभावी लंबाई से गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, स्मॉल m हो जाएगा। स्मॉल m को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्मॉल m बराबर माना जा रहा है चुंबकीय आघूर्ण, जिसका मात्रक एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर के रूप में चलता है। M भी sin थीटा हो गया। अब ये जो टॉर्क हमने निकाला, टॉर्क उल्टा J, जो आप समझने के हिसाब से लिख सकते हैं, टॉर्क बोलते हैं, है ना, सिंबल उल्टा J कह दो आप इसको। तो M भी sin थीटा के फॉर्म में निकाल लिया। साइन बराबर 0 अगर लोगे, साइन 0 का मान 0 हो जाएगा तो न्यूनतम हो जाएगा, और साइन का मान थीटा का मान अगर 90 कर दिया तो साइन 90 का मान मैक्सिमम 1 हो जाता है, तो M×B हो जाएगा। तो इसकी दो स्थितियां पूछी गई थी क्वेश्चन में। टॉर्क इज इक्वल टू 0 पर कितना होगा, तो टॉर्क का मान 0 आएगा, साइन 0 का मान 0 होने की वजह से। 90 पे कितना होगा, साइन 90 का मान 1 होता है, तो टॉर्क इज इक्वल टू M×B हो जाएगा। इसको हम अधिकतम बलागुण कह सकते हैं, अधिकतम बलागुण आप इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थों की व्याख्या करनी है और इनके गुणों की तुलना करनी है। प्रतिचुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हो या प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र की ओर जाने की कोशिश करें, उनको हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे पानी, पारा, बिस्मिथ, ये यहां पर बिस्मिथ है, ध्यान दीजिएगा, ये बिस्मिथ Bi जिसे कहते हैं। इनके लिए म्यू का मान 1 से छोटा होता है, आपेक्षिक पारगम्यता जिसे कहते हैं, और इनकी व्याख्या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत से की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक होंगे तो इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण खुद का शून्य होगा। खुद का चुंबकीय शून्य आघूर्ण होने की वजह से जब ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षित होते हैं। नाम से ही छुपा हुआ है, देखा जाए तो प्रतिकर्षित मतलब प्रतिचुंबकीय मतलब प्रतिकर्षण, याद रख लेना। तो वो अधिक चुंबकीय क्षेत्र से मतलब प्रबल चुंबकीय क्षेत्र से दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र और जाने की कोशिश करेंगे। इनके लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का मान पूछें तो माइनस में चलता है। चुंबकीय प्रवृत्ति कैसे चलेगी इसमें, माइनस में। अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय में ट्रिक याद रखिए, मैं रेगुलर क्लास में पढ़ाता भी हूं बच्चों को। प्रतिचुंबकीय का प्रतिकर्षण, अनुचुंबकीय का आकर्षण। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण बल अनुभव करते हो उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे सोडियम, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन, CuCl2, MnO2, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। इनकी व्याख्या इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर की जाएगी। इनमें विषम इलेक्ट्रॉन होते होंगे। विषम इलेक्ट्रॉन में जैसे सम संख्या का तो 0 हो गया, पर विषम जो संख्या है उसकी वजह से चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, और जब आप इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये आकर्षित होने लग जाते हैं उस चुंबकीय आघूर्ण की वजह से।
तो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जैसे हम एक्स एम कहें तो वो 1 से बड़ा होता है, और म्यू आर का मान भी क्या है, 1 से बड़ा अपन कह सकते हैं इसको। उसमें तो नेगेटिव चल रहा था मान, 1 से छोटा था म्यू आर का मान तो, और चुंबकीय प्रवृत्ति प्रतिचुंबकीय में नेगेटिव में चलती है, इसमें पॉजिटिव में चलेगी। तीसरे प्रकार का पदार्थ है लो चुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल आकर्षण बल अनुभव करते हैं उन्हें लो चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, जैसे फेरस, कोबाल्ट, निकिल। फेरस, कोबाल्ट, निकिल इसके एग्जाम्पल हैं। इनकी व्याख्या डोमेन सिद्धांत पे की जाती है। डोमेन मतलब क्षेत्र, जैसे ये एक डोमेन माना अपन ने, इसमें पहले ये जो है इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से होंगे तो इनका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, जब आप इस पे चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करेंगे या बार बार यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो ये सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में जमने लग जाएंगे। ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाएंगे, एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित होने लग जाते हैं। और जब ये सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगे, इसको बोलते हैं संरेखण की क्रिया। कौन सी क्रिया है, संरेखण की क्रिया। इससे प्रबल चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, और ये जब चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो तेजी से उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। तो इसकी ये लैंग्वेज लिख रखी है यहाँ पे, डोमेन सिद्धांत से व्याख्या करेंगे। प्रारंभ में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 रहेगा, इसके लिए ये वाला क्षेत्र। और जब आप चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करेंगे, बार बार चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन सारे एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित होने लग जाएंगे। इस व्यवस्था को संरेखण नाम दिया गया, एक ही रेखा में जमा होना, और इसकी वजह से इसमें चुंबकीय गुण प्रबल हो जाते हैं। नेक्स्ट है, एक प्रत्यावर्ती वोल्टा परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है। शुद्ध प्रेरकत्व मतलब परिपथ में जैसे प्रत्यावर्ती स्रोत है, इससे प्रेरक कुंडली जुड़ी हुई है इस तरह से। पहले तो परिपथ में धारा का तात्क्षणिक मान, प्रेरणिक प्रतिघात, कलांतर, फेजर आरेख और औसत शक्ति क्षय निकालना है। जब इस प्रकार से प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत के साथ V बराबर V0 sin ओमेगा t, ये प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत है, इसके साथ कुंडली को जोड़ते हैं तो ये कुंडली क्या करती है, वोल्टेज को तो आगे ले जाएगी, धारा को पीछे ले जाती है। धारा कितने डिग्री पीछे हो जाती है, 90 डिग्री। तो यहाँ π/2 भी लिख सकते हो और -90 डिग्री भी लिख सकते हो। समीकरण 1 वोल्टता को बताती है और समीकरण 2 धारा को बताएगी। यहाँ V0 वोल्टता का शिखर मान कहलाता है और I0 धारा का शिखर मान कहलाता है। शिखर मान मतलब मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। धारा 90 डिग्री से पीछे हो गई। ठीक है, या यूं कह सकते हो कि वोल्टता 90 डिग्री से आगे हो जाती है। ये बता दिया कलांतर कितना हो गया, 90 डिग्री। इसको डेराइव करने के लिए कि धारा का संबंध कैसे बना, फैराडे का नियम काम में लो। V बराबर L/dI/dt, यहां पर इसका परिमाण पॉजिटिव में रख लो, धारा को एक तरफ रख लो इसको, तो ये हो जाएगा समय यहां गुणा हो गया और प्रेरकत्व बटे में चला गया। dI/V/L/dt, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन। ये जो धारा के रूप में जो व्यंजक बना dI, दोनों पक्षों का समाकलन कर दो, dI का समाकलन हो जाएगा V/L/dt। V का मान क्या रख सकते हैं, V0 sin ओमेगा t। V0/L को कॉमन मान के बाहर निकाल लो। sin ओमेगा t का समाकलन क्या बताया था, माइनस cos ओमेगा t होगा बटे ओमेगा। ठीक, यहां पे जब आप इसको लिखेंगे तो V0, यहां ध्यान दीजिएगा, I बराबर V0 बटे ओमेगा L बनाए ये, और यहां पर लिखा हुआ है माइनस cos ओमेगा t। ठीक है, इस ओमेगा L को आप पहले XL लिखोगे और माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा माइनस 90 लिख सकते हैं, तो sin थीटा माइनस 90 लिख दिया। ठीक है, V0/XL को आगे जाके धारा लिख सकते हैं, तो V0/XL को आगे क्या लिख देंगे अपन, धारा। ठीक है, अगले क्रम में देखते हैं इसमें। यहां पर क्या किया हमने, देखो ये धारा का व्यंजक जमाया, V का मान रखा, V0 और L को नियत मान के बाहर निकाल लिया और समाकलन कर दिया। ठीक है, समाकलन करके V ओमेगा L आगे जाके XL हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं प्रेरकीय प्रतिघात बन गया। अब विभवांतर बटे ये क्या हो गया, XL हो गया, विभवांतर बटे ओम एक प्रकार से धारा हो जाएगा, तो इसका मान आगे जाके क्या बन जाएगा, I0 sin ओमेगा t माइनस 90 डिग्री हो गया। अब आप देखो समीकरण 2 जो भी मैंने बताई थी आपको, ये समीकरण 2 बन गई। समीकरण 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हैं इसमें। ये रहा, इसमें देखो
इसको आई नॉट लिख दिया साइन ओमेगा टी। समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो 90 डिग्री धारा पीछे हो गई। फेजर निरूपण कैसे बनाते हैं? सबसे पहले एक्स अक्ष बनाओगे, वाई अक्ष बनाना, ये वाई अक्ष बना दिया, v बनाएंगे v, ठीक है। धारा 90 डिग्री पीछे होनी चाहिए, इससे धारा 90 डिग्री पीछे बना दी। एक्स अक्ष और v के बीच में कितना कोण बनता है? ओमेगा टी कोण बनेगा, तो एक्स अक्ष और v के बीच में ओमेगा टी, ठीक है। और वोल्टेज से 90 डिग्री धारा पीछे पश्चिमगामी होनी चाहिए, अर्थात वोल्टेज आगे और धारा 90 डिग्री पीछे की ओर, इधर बना दो। इसमें पूछा गया था औसत शक्ति से। औसत शक्ति से क्या होता है? P बराबर वी आर एम एस आई आर एम एस कोस थीटा, ठीक है। अब यहां पर जब कोस 90 का मान रखेंगे तो शक्ति से कितना हो गया? 0 हो गया। कितना हो गया? शक्ति से 0 हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट है। ट्रांसफार्मर क्या है? ये कितने प्रकार के होते हैं? किसी ट्रांसफार्मर के सिद्धांत के बनावट। ट्रांसफार्मर ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को परिवर्तित किया जा सकता है और यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बनावट देखें इसकी। ट्रांसफार्मर दैनिक जीवन में ऐसा दिखता है, आप जिसे डीपी भी बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पावर, ठीक है। प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली दो प्रकार की कुंडलियां होती हैं। प्राथमिक कुंडली जिसमें निवेशी वोल्टता लगाते हैं और द्वितीय कुंडली जिसमें निर्गत वोल्टता प्राप्त करते हैं। बनावट के लिए नर्म लोहे की पत्तियां जोड़कर पटलित क्रोड बनाएंगे और बाईं ओर जो कुंडली लगी होगी उसे हम प्राथमिक और दाईं ओर जो कुंडली लगी होगी उसे द्वितीय कुंडली कहते हैं, ठीक है। इसका सिद्धांत क्या बना? जब हम फेराडे के नियम को काम में लेते हैं तो E बराबर माइनस एन डी फाई अपॉन dt होता है, अर्थात वोल्टता का मान फेरों की संख्या के समानुपाती रहेगा। फेरों की संख्या जितनी ज्यादा रखोगे उतना ही वोल्टेज बढ़ेगा। इसके आधार पर ट्रांसफार्मर दो प्रकार का भी होता है। अगर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा है प्राथमिक की तुलना में, जैसे चित्र देख रहे हो आप, तो ये उच्चाई ट्रांसफार्मर है जो वोल्टता को बढ़ाने का कार्य करता है। और अगर इधर फेरों की संख्या कम होती इधर ज्यादा होती तो ये अपचाई बोलते हैं, स्टेप डाउन, जो वोल्टेज को कम करता है, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में आता है। जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है वहां स्टेप अप उच्चाई ट्रांसफार्मर काम आता है। और हमारे घरों में जो छोटा सा इस प्रकार का जो उपकरण काम आ रहा है ऐसा, उसको हम अपचाई ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन कहते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या बना? V2 अपॉन V1 कह सकते हो। यहाँ पे E2 अपॉन E1 लिखेंगे। ये वोल्टेज का मान फेरों की संख्या के समानुपाती और धारा उल्टा चलती है इनके, धारा I1 अपॉन I2 हो जाएगा। यहाँ पे धारा I1 अपॉन I2। तो ये हम ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें ट्रांसफार्मर में दो प्रकार के आपको बता चुका हूं, एक बार फिर वापस रिवाइज करते हैं। उच्चाई ट्रांसफार्मर जिसके द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा हो प्राथमिक कुंडली की तुलना में, ये वोल्टता को बढ़ाने का काम करेगा, उसे हम उच्चाई स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसमें फेरों की संख्या N2 में, मतलब इधर की ओर, इधर फेरों की संख्या N2 मान रहे हैं और इधर फेरों की संख्या N1 मान रहे हैं, तो N2 का मान N1 से ज्यादा रहेगा, तो वोल्टेज का मान भी द्वितीय कुंडली में ज्यादा रहेगा इधर प्राथमिक की तुलना में। तो इधर V2 मान रहे हो, इधर V1 मानोगे, इधर Vi मान लिया तो इधर V0 मानोगे, तो इसका मान बढ़ा रहेगा। तो ये कौन सा हुआ? उच्चाई ट्रांसफार्मर, मतलब वोल्टेज बढ़ाने वाला हुआ। अपचाई ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन कहते हैं ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा हो और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम हो, इसे हम कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। ये इस निवेशी वोल्टता की तुलना में वोल्टेज को कम करने का काम है इसका। यहां पर इधर फेरों की संख्या अपन ले रहे हैं N1, इधर फेरों की संख्या ले रहे हैं N2, तो फेरों की संख्या ज्यादा कहां होगी? N1 में ज्यादा होगी N2 की रेस्पेक्ट में, तो फेरों की संख्या N1 में ज्यादा रख रही है N2 से, तो यहां पर V1 का वोल्टेज V2 की तुलना में ज्यादा रहेगा, ठीक है। आप प्राइमरी सेकेंडरी भी बोल सकते हो, इसको प्राइमरी सेकेंडरी बोलते हैं इंग्लिश में। आप प्राथमिक द्वितीयक भी कह सकते हैं इसको अपचाई ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन कहते हैं इसको। वोल्टेज को कम करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिनलिका से आप क्या समझते हैं? एक अत्यंत लंबाई की परिनलिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। परिनलिका क्या होती है? देखिए, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का सस्ता साधन है। इस प्रकार का बेलनाकार कुचालक माध्यम लेंगे और उस पर तांबे के तारों को कुंडलीनुमा संरचना में लपेट देते हैं, तो बनने वाली आकृति एक क्षण चुंबक की तरह व्यवहार कर सकती है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है। यह भी ध्यान रखिएगा, परिनलिका के भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न रहता है और परिनलिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र 0 रहता है। यह ध्यान रखने वाली बात है। तो इस चित्र को देखें, ये एक बेलनाकार कुचालक माध्यम लिया, ये हरे रंग का जो वायर है ये
चालक तार है, जैसे तांबे का तार वगैरह आप ले सकते हो, एल्यूमिनियम का भी ले सकते हैं। तो ये तार को अपन ने लपेट दिया। जब आप चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो इधर डॉट दिखाई दे रहे हैं तल के लंबवत बाहर की ओर, और इधर क्रॉस दिखाई दे रहे हैं तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, इसमें आगे किस रिश्ता चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए एम्पियर का नियम काम में लेते हैं। इसके लिए इसमें पूछा क्या गया है, परिनलिका से क्या समझते हैं, और इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना हमें करनी है। तो मैंने आपको बताया परिनलिका क्या है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने का सस्ता साधन या उपकरण है। इसे बनाने के लिए खोखले कुचालक माध्यम पर तार को कुंडलीनुमा या स्पाइरकल जैसे स्प्रिंग होती है ना, वैसे लपेट देते हैं। इस संरचना को हम परिनलिका कह रहे हैं। यहां बताया गया है, देखो कि ये जो चित्र बताए गए हैं इसमें यहाँ पर ये डॉट और ये क्रॉस के बारे में बताया गया है। ये एक प्रकार से बल रेखा इधर से इधर जा रही है, तो यहाँ एन और इधर एस मान सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि परिनलिका जो है ये छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। और अगर दो वृत्ताकार कुंडलियों को भी कंपेयर करते हैं तो भी आप वृत्ताकार कुंडली के हिसाब से भी जवाब क्या देते हैं, ऊपर की तरफ डॉट बन रहा है, नीचे क्रॉस बन रहा है, तो भी बल रेखा इस रूप में होती है। तो ये भी कह सकते हैं कि छड़ चुंबक जो है वो परिनलिका के समान गुणधर्म दर्शाती है। इसका भी जवाब है। परिनलिका के बाहर के बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य बताया मैंने, क्योंकि डॉट और क्रॉस ऊपर और नीचे के ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना रहता है, 0, और भीतर एक समान चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है इसमें। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे आगे बढ़ाते हैं, ये चित्र ध्यान से देख लो, एक बार वापस समझा देता हूं मैं आपको। यहाँ पे ये बेलनाकार कुचालक माध्यम, ये यहाँ पर ये चालक तार है, हरे रंग की जो अपन ने लाइनिंग बना रखी है, ये चालक तार है जो कुंडलीनुमा मतलब स्प्रिंग नुमा संरचना में लपेटे हुए हैं। यहाँ पे डॉट बन रहे हैं बाहर की ओर, और यहाँ क्रॉस बन रहे हैं। तो ये बताया गया कि बाहर के लिए चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है यहाँ बाहर, क्योंकि डॉट और क्रॉस जो है ना, डॉट और क्रॉस तल के लंबवत बाहर आने वाली बल रेखा है, तल के लंबवत अंदर जाने वाली बल रेखा को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है इसके भीतर के बिंदुओं पर। इसको समझाने के लिए पी क्यू आर एस एक काल्पनिक प्रश्न मान लिया, काल्पनिक प्रश्न है ये। इसमें ध्यान देंगे तो चुंबकीय क्षेत्र इधर है, इसकी लंबाई भी इधर है, तो थीटा बराबर 0 रहेगा। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र एन से एस, ध्यान रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र एन से एस मानेंगे इधर, ये तो चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है, इसकी लंबाई ऊपर जा रही है, तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसके लिए भी यहाँ पर कोण 0 रहेगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र कितना है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ इसकी बात करें तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है, पर कोण कितना होगा, 90 डिग्री। तो 4 काल्पनिक प्रश्न माने अपन ने, 4 काल्पनिक प्रश्न है सरफेस, 4 काल्पनिक प्रश्न क्या कह रहे हैं, पी क्यू आर एस पी, एक ही भाग है, एक ही भाग, एक ही वाला और ये वाला। तो 3 पृष्ठ 0 हो जाएंगे, ये और ये 0 हो जाएंगे, केवल ये भीतर वाला पृष्ठ जो है पी क्यू, ये एम्पियर के नियम में गणना में काम आता है। एम्पियर के नियम को काम में लेकर आप देखेंगे पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, इन सभी का चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन 4 बार किया अपन ने। इसका मान म्यू नॉट सिग्मा आई के बराबर होता है। अब यहाँ सिग्मा आई का मतलब क्या है, कुल धारा कितनी बह रही थी, तो कुल धारा कितनी बह रही है, आई धारा बह रही है, तो यहाँ पर सिग्मा आई का मान आप क्या लिख सकते हो, आई लिख सकते हो। अब मैंने आपको बताया v डॉट dl cos 0, ये पहले में, दूसरे में 90 डिग्री का कोण बन रहा था, ये जो काल्पनिक प्रश्न बनाया था अपन ने, इसमें 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा 0 है, यहाँ 90 डिग्री है, ये बना दिया। लेकिन यहाँ इस वाले पद में बाहर के बिंदुओं पर b का मान कितना आ रहा था, इसके लिए 0 आ रहा था, cos 90। तो इसमें 3 घटक 0 होंगे, ध्यान देना, कौन कौन से, cos 90 की वजह से 0 हो जाएगा, एक ये b की वजह से 0 हो जाएगा, और ये cos 90 की वजह से 0 हो जाएगा। समाकलन में b बाहर क्यों लेते हैं, b नियत पद है, इसलिए इस समाकलन के बाहर b डॉट dl cos थीटा लिख दोगे, b समाकलन आ गया, b बाहर निकाल लिया, यहाँ पर ये वाला घटक 0 हो गया cos 90 की वजह से, ये b की वजह से 0 हो गया, और ये cos 90 की वजह से 0 हो जाएगा। ठीक है, केवल एक पद काम आएगा, ये वाला dl का समाकलन क्या कहते हैं, l। तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी मान के चल रहे हैं अपन, l मान के चल रहे हैं, तो समाकलन लंबाई dl का मान l के बराबर होगा। 3 घटक 0 हो गए, ये वाला घटक 0, ये घटक 0, ये वाला घटक 0, और ये किसके बराबर चलना चाहिए, म्यू नॉट आई के। तो b गुणा l किसके बराबर आएगा, म्यू नॉट आई के। तो यहां पर b की वैल्यू अगर निकालनी है तो b की वैल्यू यहां रख दो, लंबाई वाला पद बटे में चला गया, म्यू नॉट आई बटा l। n फेरों के लिए जैसे एक फेरे की जगह अगर
यहां पर जैसे मान लो एक फेरा है तो 1 से गुणा होगा, मान लो तार को 50 बार लपेटा गया था तो 50 से गुणा होगा। n फेरों के लिए इस फॉर्मूले को किससे गुणा कर देंगे, n से। आगे जाके n/l को एकांक लंबाई के लिए घेरों की या फेरों की संख्या को घेरा घनत्व या फेरा घनत्व कह देते हैं। तो इसका सूत्र b बराबर म्यू नॉट n आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक बार फिर समझा दूं मैं कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये इसके भीतर के बिंदुओं पर है। ये जो b निकाला है आपने ये वाला, बाहर के लिए चुंबकीय क्षेत्र कितना लिखना है, 0। और इसके 2 किनारे होते हैं, ध्यान रखिएगा परिनलिका के कितने किनारे हैं, एक ये और एक ये। तो 2 किनारे होने की वजह से किसी एक किनारे का मान पूछ ले बोर्ड में तो इस केंद्र का आधा कर देना, या जो निकाला ना मान अपन ने, इस किसी एक किनारे के लिए आधा कर दो। इस प्रकार से ये परिनलिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना हमने कंप्लीट कर ली। अगला क्वेश्चन है अथवा में जो इसका है, चल कुंडली धारा मापी क्या है, इसका सिद्धांत और चित्र बनाकर कार्य प्रणाली की सिद्ध कीजिए किसमें धारा उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है। देखिए, धारा मापी ऐसा उपकरण जो धारा का मान व दिशा दोनों को मापता है उसे धारा मापी कहते हैं। मैंने निशान ऑफलाइन क्लासों में बताया कि पुरानी बुक के अकॉर्डिंग धारा मापी 2 प्रकार के थे, एक तो चल चुंबक और चल कुंडली। चल चुंबक जिसमें चुंबक गतिमान थी, कुंडली स्थिर रहती है, वो हट गया अभी। अब लेटेस्ट आप जो पढ़ रहे हो चल कुंडली धारा मापी में क्या होता है, कुंडली गतिमान है, घूमने वाली है और चुंबक स्थिर रहेगी, तो इसका नाम क्या हुआ, चल कुंडली धारा मापी। अर्थात इसमें ये चुंबक तो स्थिर रहेगी एनओएस, और ये जो कुंडली आयताकार कुंडली जिसे अपन काम में लेंगे वो घूमती रहेगी। तो ऐसा धारा मापी जिसमें कुंडली 2 स्थिर चुंबकों के मध्य घूर्णन गति करती है उसे चल कुंडली धारा मापी कहते हैं। इसमें किलकित और निलंबित 2 पार्ट आते हैं। किलकित मतलब 2 बिंदुओं के बीच में कसा हुआ धारा मापी, और निलंबित कुंडली धारा मापी जो किसी एक बिंदु पर टका हुआ हो। तो हमारे सिलेबस में कौन सा है जो हमें पढ़ना है, ये वाला किलकित कुंडली धारा मापी। ये यहाँ पर यो आयताकार कुंडली होती है, उस आयताकार कुंडली के बीच में बेलन रखते हैं। बेलन के ऊपरी सिरे पर यहाँ पे सुई या संकेतक लगा होता है जो वृत्ताकार पैमाने पर रीडिंग देता है। यहाँ इसमें बीच में 0 होता है, इधर 1 2 लिखा रहेगा, इसमें भी इधर लेफ्ट और राइट में 1 2 लिखा रहेगा। ये 2 चुंबक है एन और एस, ठीक है। ऊपर और नीचे 2 स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग S1 और स्प्रिंग S2। ये जो क्रोड बनाते हैं ना इसके भीतर, वो जो आयताकार कुंडली के बीच में नर्म लोहे का बेलन रखते हैं, वो नर्म लोहे का क्यों रखते हैं, जिससे अवशेष चुंबकत्व का मान ज्यादा हो जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है इसमें से जो मैंने दिया भी है पेपर में, कि ये अवतल आकार की चुंबक क्यों काम में लेते हैं। अवतल आकार की चुंबक इसलिए काम में लेते हैं कि इससे चुंबकीय बल रेखाएं त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र बना सके या 90 डिग्री का कोण उत्पन्न कर सके। ये मैंने क्वेश्चन रेगुलर क्लास में 2 बार बोला है बच्चों के लिए। अब इसको आगे बढ़ाते हैं हम। किलकित कुंडली ऐसा चल कुंडली धारा मापी जिसमें आयताकार कुंडली 2 धुराग्र के बीच में कसकर घूर्णन गति करवाते हैं, उसे किलकित कुंडली धारा मापी कहते हैं। देखिए इसमें क्या है मैं आपको समझा देता हूं, दोबारा चित्र समझ लें। 2 अवतल आकार की चुंबक है NS, आयताकार कुंडली नियम ने, आयताकार कुंडली, यहां पर 2 धुराग्र P1 और P2 के बीच में इसे कसते हैं, ठीक। यहां इसमें 2 स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग S1, यहां पर स्प्रिंग S1 ये वाला, इसका टर्मिनल जो होता है उसको अपन टर्मिनल T1 कह देते हैं। एक स्प्रिंग यहां भी होती है नीचे, इसको स्प्रिंग S2 कहते हैं, इसका टर्मिनल T2 होता है, ठीक है। यहां नर्म लोहे का बेलन और रखते हैं बीच में, ये नर्म लोहे का बेलन रखा जाएगा। इसके ऊपर सुई या संकेतक लगा होता है जो वृत्ताकार पैमाने पर रीडिंग देता है। इस पूरी संरचना को हम बोलते हैं गैल्वेनोमीटर, धारा मापी। ये धुराग्र हैं, दृढ़ सिरे हैं जिनके बीच में इसको किलकित किया हुआ है, कसा हुआ है। P1 P2 स्प्रिंग S1 और S2 2 स्प्रिंगें लगी हुई हैं। 2 अवतल आकार की चुंबक N और S रखी हुई है, यहाँ पे 2 अवतल आकार की चुंबक है ये, और इसको आयताकार कुंडली को ऐसे घूर्णन गति करवाते हैं। जब ये कुंडली घूर्णन गति करेगी तो इसमें 2 प्रकार के बलागुण लगते हैं। एक तो इस कुंडली का प्रत्यानयन बलागुण और एक विक्षेप बलागुण, टॉर्क जिसे कहते हैं। एक बार बलागुण बिना साइन थीटा और एक टॉर्क डैश बराबर C फाई लगेगा। दोनों बलागुणों को बराबर करेंगे हम, जिससे क्या होगा, बैलेंस रहेगा। जब बैलेंस रहेगा तो धारा मापी की रीडिंग हमेशा कहां पे रहती है, 0 पे। प्रत्यानयन बलागुण या विक्षेपक बलागुण काम करेगा तो सुई इधर भी जा सकती है और सुई इधर भी जा सकती है। ये इसकी क्रियाविधि आगे जाके पढ़ेंगे हम।
तो बनावट देख लो आप इसमें, दो अवतल आकार की चुंबक NS के मध्य आयताकार कुंडली को दो धुराग्र P1 और P2 के बीच में कसते हैं। आयताकार कुंडली बनाने के लिए एल्यूमिनियम का जो फ्रेम होता है, ये एल्यूमिनियम का फ्रेम है, इसके ऊपर तांबे के तारों को कुंडलीनुमा संरचना में लपेट देते हैं ऐसे। ठीक, ये संरचना धारामापी की संरचना है। और ये भी मैं बता दूं, जब आप इस गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाना चाहते हो तो श्रेणी क्रम में या उच्च प्रतिरोध जोड़ देना, और इससे आप अमीटर बनाना चाहते हो, श्रेणी क्रम में वोल्टमीटर बनाने के लिए धारामापी के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाता है, और धारामापी से अमीटर बनाना हो तो समांतर क्रम में, मतलब यहाँ पे अल्प मान का प्रतिरोध शंट प्रतिरोध जोड़ देते हैं, जो इसकी क्रियाविधि में रेगुलर क्लास में भी पढ़ा रखा है मैंने। जो डिजिटल क्लास है, निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो आपका रेगुलर पेज है, उसके अंदर भी पूरी व्याख्या इस बनावट की कर रखी है मैंने। तो अब आगे बढ़ते हैं इस चित्र को काम में लेते हुए। आयताकार कुंडली के बीचों बीच नट लोहे का बेलन कसते हैं। आयताकार कुंडली के साथ साथ जो बेलन घूर्णन गति करेगा, बेलन के ऊपरी सिरे पर संकेतक या सुई लगी होगी, जो वृत्ताकार पैमाने पर धारा, वृत्ताकार पैमाने पर किसकी रीडिंग बताते हैं, धारा का मान व दिशा दोनों दर्शा सकते हैं। कुंडली के ऊपर और नीचे S1 S2 दो स्प्रिंग लगी होगी, जिनका संबंध टर्मिनल T1 और T2 से होता है। ये मैं चित्र में बता चुका हूं पूरा आपको। क्रियाविधि क्या है, जब चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे तो बलागुण लगेगा। इसके विपरीत ऐठन बलागुण लगता है। कौन सा बलागुण कहलाता है, वो ऐठन बलागुण कहलाएगा। ऐठन बलागुण है ये। टॉर्क डैश, संतुलन अवस्था में टॉर्क और टॉर्क डैश बराबर होते हैं। टॉर्क का मान बिना साइन थीटा होता है, और ये साइन 90 थीटा बराबर 90 होने की वजह से साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो टॉर्क का मान हो गया बिना, BINA के रूप में पढ़ सकते हो। और टॉर्क डैश जो है C5 होता है। देखो इसकी बनावट भी है चित्र के हिसाब से। यहाँ पर दो चुंबक है, ये यहाँ पे स्केल बना हुआ है, ये यहाँ पे निडिल है, सुई जिसे संकेतक कहते हैं। इसका इधर उधर गति करना मतलब पाठ्यांक के बारे में जानकारी देना है। दो बिंदुओं के बीच में कसा हुआ है, इसलिए किलकित नाम पड़ा इसका। और ऊपर से देखेंगे ओवरव्यू, तो ये चुंबक, ये बेलनाकार आकृति, आयताकार कुंडली इधर साइड में जो बन रही है, ये तार है ये, और यहाँ पर ऊपर संकेतक या सुई लगा हुआ है, और ये स्प्रिंग S1 और नीचे स्प्रिंग S2 लगी होती है इसमें। इसकी बात कर रहे थे। ऐठन बलागुण होता है टॉर्क डैश बराबर C5। यहाँ C ऐठन गुणांक कहलाता है, 5 विक्षेप कोण कहलाता है। संतुलन अवस्था में दोनों समीकरण 1 और 2 क्या करनी है, बराबर करनी है। दोनों समीकरणों को बराबर कर दिया। BINA बराबर C5, यहां से I को यहां रहने दो, BNA को क्या करेंगे हम, बटे में ले जाएंगे। तो यहां पर हो गया I बराबर C/BNA 5। यहाँ पे ये जो धारा है विक्षेप कोण के समानुपाती है, तो C/BNA को नियतांक मान लेते हैं, जिसे परिवर्तन गुणांक भी कहते हैं। आगे जाके क्या कहते हैं इसे, परिवर्तन गुणांक। यहां पर I का मान I का मान मतलब धारा का मान किसके, विक्षेप कोण के समानुपाती होता है। इसी को एक धारा मापी का सिद्धांत कहते हैं। अगर ये आ जाए बोर्ड में या कंपटीशन में कहीं भी, तो धारा मापी का सिद्धांत क्या है, तो आप दो तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो। एक तो बलागुण बराबर कर सकते हो, और एक धारा का मान विक्षेप कोण के समानुपाती है। इसीलिए जितने ज्यादा मान की धारा आप इसमें बहाओगे, उतना ही उस सुई का विक्षेप कोण बढ़ता जाएगा और उसकी रीडिंग आगे बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हमने ये हमारे जो टेस्ट सीरीज का P2 वाला पेपर हुआ था, जिसमें चैप्टर नंबर 4, 5th, 6th, 7th और 8th मैंने दिए थे, उसके वीडियो सॉल्यूशंस हम कर चुके हैं। और जो भी टेस्ट पेपर आपको ऑफलाइन जो दिया है, उसको एनालिसिस करो, कहां हमारे पेपर देने में चूक हुई, कहां हमसे कोई क्वेश्चन छूट गया, जल्दबाजी में कोई क्वेश्चन हमें आ रहा था पर हमने नहीं किया। तो समय के प्रबंधन को या टाइम मैनेजमेंट को बढ़िया करो कि इतने समय में मुझे इतने क्वेश्चन करने हैं, और उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे इतना समय बांटना है। अंकवार जरूर देखना। जब आप बोर्ड में बैठे हैं तो 1 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका जवाब किस तरह से देना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो उसका जवाब कितना दे सकते हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसका वैल्यू लिखनी है। तो ये जो चीजें आपको बताई जा रही है, ये एक प्रकार से आपका टेस्ट सीरीज का वीडियो सॉल्यूशन तो है ही, पर उन क्वेश्चन की तैयारी भी हो रही है जो संभावित है कि बोर्ड में आ सकते हैं। तो तैयार अपने आप को करते रहो कि हमें जो आता है उसका हम दौरान टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर रहे हैं। और निशान टेस्ट सीरीज ये आपको एक प्रकार से पहली तैयारी दे रहे हैं बोर्ड के पहले, जिससे हम अपने आप को कहीं कमजोर महसूस न करें और अच्छा रिजल्ट लाने की कोशिश करें। तो जुड़े रहिए निशान डिजिटल ऐप से
और अपने सपनों को साकार करते रहिए, क्योंकि हम कहते हैं निशान से तो सफलता निश्चित है।